दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूँ, इसकी कहानी पर तो आप लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं आएगा। इस दुनिया में ऐसा भी हो सकता है, ये सोचना भी लगभग नामुमकिन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ मूवी की बात नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है। पर एक बात मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, अगर इस मूवी को आप लोग लास्ट तक देखोगे तो आप लोगों को एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो शायद आप लोगों को आज तक नहीं हुआ है। अगर लास्ट में आप लोगों के आंसू ना आए तो इस वीडियो को डिसलाइक करना। इस मूवी का नाम है लायन। इस पर IMDb की रेटिंग है 8। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मूवी की शानदार एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत होती है एक सरू नाम के बच्चे से। उसकी फैमिली में उसकी माँ, उसका बड़ा भाई गुड्डू और उसकी छोटी बहन शकीला होते हैं। माँ खदान में जाकर काम करती है। उसके बाद गुड्डू और सरू कोयले की ट्रेन से कोयला चोरी करने जाते हैं। कोयला चुराते हैं और उसके बाद उसे बाजार में बेचने जाते हैं। लेकिन उसके बदले उन्हें पैसे नहीं मिलते बल्कि दूध मिलता है। वो दूध अपनी छोटी बहन को पिलाने के लिए लाते हैं। पैसे ना होने की वजह से सरू अपने भाई से कहते हैं, मुझे जलेबी चाहिए। तो गुड्डू उससे कहते हैं, आज हमारे पास पैसे नहीं है, शकीला के लिए सिर्फ दूध ले जाते हैं, किसी और दिन जलेबी खाएंगे। ये सुनने पर सरू नाराज नहीं होता बल्कि भाई के प्रॉमिस करने पर वो खुश हो जाता है कि जल्दी एक दिन बड़ा भाई गुड्डू मेरे लिए जलेबी लाएगा। घर जाकर गुड्डू अपनी माँ को दूध का पैकेट दे देता है, जिसके बाद माँ अपने तीनों बच्चों को दूध देता है। शकीला को दूध पीते वक्त माँ उससे पूछती है कि गुड्डू, आखिर तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से आ गए। यहाँ पर हमें पता है कि माँ को नहीं पता कि दोनों भाई कोयला चोरी कर रहे हैं। माँ की इस बात का भाइयों में से कोई भी जवाब नहीं देता। बाउल को माँ की तरफ कर देता है और कहता है कि माँ तुम भी पियो। अपनी छोटी सरू की ये आदत देखकर माँ मुस्कुराती है। माँ कहती है कि दूध मुझे पसंद नहीं, इसलिए तुम पियो। गरीबी में माँ के पास झूठ बोलने के अलावा और कुछ नहीं था। खैर, अब शाम होती है। माँ खदान में काम करने जाती है। वो सरू को शकीला का ध्यान रखने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। गुड्डू भी एक काम करने जाता है। वो ट्रेनों में जाकर देखता है कि और वहाँ पर उसे कुछ सामान मिलते हैं, तो वो उस सामान को बेचकर घर के लिए सामान ले आता है। दरअसल ये बात नहीं थी कि गुड्डू काम करना नहीं चाहता था, मगर इसके इलाके में कोई काम नहीं था जिसे गुड्डू कर सके। गुड्डू की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी उसकी छोटी बहन और छोटा भाई सरू। माँ के जाने के बाद गुड्डू की जिम्मेदारी थी कि उनका ख्याल रखे। गुड्डू और उसका परिवार खंडवा से है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। खैर, शाम होती है तो गुड्डू काम के लिए जाने लगता है। तो सरू भी जिद करता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। गुड्डू उससे कहता है कि तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें काम करना नहीं आता। वहाँ पर काफ़ी भारी सामान उठाना पड़ता है। सरू फिर भी नहीं मानता। वो कहता है कि भाई देखो, मैं भी सामान उठा सकता हूँ। उसके बाद बाहर आकर वो गुड्डू को अपने सर पर चेयर रखकर दिखाता है और जाने की जिद करता है और भारी साइकिल को उठाता है। ये देखकर गुड्डू को अपने भाई पर तरस आता है और उसका मन नहीं मारना चाहता वो, इसलिए उसे साथ ले जाने के लिए वो मानता है। दोनों भाई शकीला को ठीक से उठाकर साइकिल पर चले जाते हैं। अब पहली बार सरू अपने भाई के साथ शहर की तरफ आता है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखकर सरू भी हैरान रह जाता है। खाली ट्रेन में अब गुड्डू सरू के साथ चढ़ता है। गुड्डू अब सामान ढूंढने ट्रेन में चढ़ता है। सरू भी इसके साथ यही काम करता है, लेकिन दोनों के हाथ सिर्फ 5 रुपए का सिक्का आता है। अब रात होती है तो सरू को नींद आने लगता है। आखिर वो छोटा बच्चा ही तो है। गुड्डू उसे पिता की तरह अपने कंधे पर सुलाता है और इधर उधर सामान ढूंढने लगता है। जब वो थक जाता है तो उसे एक बेंच पर सुला देता है। गुड्डू को आज कुछ नहीं मिलता। वो सोचता है कि कल का खाना कैसे खाएंगे, इसलिए वो सरू को जगाता है और कहता है कि बेटा तुम यही रहना, इधर से नहीं हिलना। वो सरू से कहता है, मैं 2-3 ट्रेन का काम करके 2-3 घंटे में आ जाऊंगा। नींद में गिर चुका सरू ऐसे ही हामी भर देता है। इसके बाद गुड्डू अपने घर का राशन के इंतजाम के लिए निकल जाता है। अब अचानक सरू की आंख खुलती है और उसे पता नहीं कि गुड्डू ने उससे क्या बोला था। वो सोचता है कि बड़ा भाई यही होगा, इसलिए वो भाई भाई आवाज लगाकर इधर उधर उसे ढूंढता रहता है। वो एक खाली ट्रेन देखता है। उसे लगता है कि उसका भाई इस ट्रेन में काम कर रहा है। वो ट्रेन के अंदर जाकर अपने भाई को आवाज देता है और फिर नींद में उसी जगह सो जाता है, उसी ट्रेन में। जब उसकी आंख खुलती है तो वो ट्रेन अपने स्टेशन से निकल चुकी होती है। सरू ये देखकर घबरा जाता है और चिल्ला चिल्ला कर अपने भाई को आवाज देता रहता है। वो चिल्ला कर कहता है कि गेट खोलो, मेरा भाई तो वही रह गया। वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि गेट खोलो, मेरा भाई तो वही रह गया। उसके बाद सरू को समझ आता है कि वो ट्रेन इस स्टेशन से चली गई है। काफी देर तक चिल्लाने के बाद सरू भी थक जाता है और उसी ट्रेन में रह जाता है। अब सरू सिर्फ उस ट्रेन के रुकने का इंतजार करता है। ट्रेन के रुकते ही वो दरवाजे खोलने की कोशिश करता है और बाहर से लोगों को भी बताता है कि मुझे निकालो, लेकिन कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं करता। इसी तरह ट्रेन अपना 2-3 दिन का सफर करता है। अब ये ट्रेन खंडवा से कोलकाता पहुंच जाता है। अब ये ट्रेन उस जगह से करीब 1600 किलोमीटर दूर है और फाइनली वहां जाकर इस ट्रेन का दरवाज़ा खुलता है।
अब दरवाज़ा खोलते ही सरू को खाने पीने की नहीं बल्कि अपने भाई की तलाश होती है। अब आप लोग समझ सकते हैं, एक भूखा बच्चा 2-3 दिन से अपने माँ को नहीं अभी अपने भाई को ढूंढ रहा है। इसका ये मतलब है कि उसका बड़ा भाई उसके लिए सब कुछ था। इधर उधर वो भैया भैया चिल्लाते हुए स्टेशन पर घूमता रहता है। उधर लोगों से अपने भाई के बारे में पूछता है, लेकिन उधर के लोग बंगाली भाषा में बात करते हैं और सरू को वहाँ पर भिखारी समझकर कोई इसे जवाब नहीं देता। थक हार कर सरू अपने भाई को ढूंढते ढूंढते उस स्टेशन पर सो जाता है जहाँ पर उसके जैसे और भी बच्चे सो रहे होते हैं। अब देर रात को वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उन बच्चों को जबरदस्ती कहीं ले जाते हैं। ये देखकर सरू वहाँ से भाग जाता है। अब 5 साल का सरू भाग के एक देवी पंडाल में जाकर पहुँच जाता है। 3 दिन से भूखा सरू देवी को प्रणाम करता है और वहाँ से प्रसाद खा लेता है। अब सुबह हो जाता है। सरू दोबारा से ट्रेन के करीब आ जाता है और ट्रेन के पटरियों पर चलता रहता है और सोचता है कि अगर मैं इस ट्रेन के पटरियों पर चलता रहूं तो शायद अपने भाई तक पहुंच जाऊं और अपने गांव पहुंच जाऊं। तभी रास्ते में उसे नूर नाम की एक औरत मिलती है। वो सरू से पूछता है कि कहाँ जा रही हो, तो सरू कहता है कि मैं खो गया हूँ, इसलिए मैं अभी अपने भाई गुड्डू के पास जा रहा हूँ। नूर इससे कहती है कि ऐसे तो पैदल आपको बहुत सारे दिन लगेंगे, ऐसे आप उधर नहीं पहुँच सकोगे, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, हम साथ में तुम्हारे भाई को ढूंढेंगे। इसके बाद वो सरू को अपने पास ले जाती है और उसे नहला के अच्छे से खाना खिलाती है। रात को वो सरू से कहती है कि कल एक अंकल आएंगे, वो तुम्हें तुम्हारे भाई और तुम्हारी माँ के पास ले जाएंगे। सरू ये सुनकर रिलीफ फील करता है और इतने दिन बाद पेट भरकर खाना खाने से सरू को अब नींद आ जाता है और वो सो जाता है। वहाँ पर सुबह एक आदमी आता है जिसका रोल निभाया है नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने। वो आकर सरू से कहता है कि बेटा हम दोनों आज कहीं जाएंगे और तुम्हारे भाई और माँ को ढूंढेंगे। और वो आदमी नूर से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। वो नूर से कहता है कि मुझे जैसा लड़का चाहिए तुमने वैसा ही लड़का ढूंढ कर दिया है मुझे। असल में वो दोनों बच्चों की तस्करी करने वाले गैंग से होते हैं। थोड़ी देर बाद सरू को नूर पर शक होता है और वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। सरू घर से निकलकर भाग जाता है। नूर भी उसके पीछे भागती है, लेकिन सरू भी तेज है, वो भाग जाता है, उधर से निकल जाता है। उसके बाद सरू इसी तरह कुछ दिनों तक इधर उधर घूमता है। सरू सोचता है कि कैसे घर जाए। उसे सबसे ज्यादा अपने भाई की याद आती है। साथ साथ वो अपने माँ के बारे में भी सोच रहा होता है कि किस तरह उनकी माँ उनकी मदद किया करता था, उन्हें खाना खिलाया करता था। अब इसी तरह सरू को वहाँ पर 2 महीने हो जाते हैं। सरू एक दिन कैफे के बाहर होता है और उस कैफे के अंदर एक लड़के की नकल निकाल रहा होता है। वो लड़का भी इसे नोटिस करता है। उसके बाद सरू से खाने के लिए इशारा करता है। उसके बाद वो लड़का खाना लेकर सरू को दे देता है। वो लड़का नोटिस करता है कि सरू वहाँ का नहीं है, क्योंकि सरू हिंदी बोल रहा होता है। यहाँ पर लड़का अपने से अच्छा काम करता है, उसे पुलिस के हवाले करता है ताकि सरू अपने घर पहुँच जाए। अब इंस्पेक्टर के पूछने पर सरू अपने गाँव का नाम गणेश तलाई बोल देता है। उस दौर में 1987 में ना तो इंटरनेट, ना तो गूगल मैप्स, ना तो गूगल अर्थ, कुछ भी नहीं था। पूरे भारत में इस गांव को ढूंढना जैसे लगभग नामुमकिन है। पुलिस उसके माता पिता को ढूंढने के लिए काफी कोशिश करता है। तब तक उसे एक बंगाली अनाथ खाने में पहुंचा देता है। वहाँ पर सरू को 3 दिन होते हैं तो उसे वहाँ पर एक लेडी मिलने आती है। इस लेडी का नाम होती है मिसेस सूद। वो सरू से कहता है कि हमने तुम्हारी माँ को ढूंढने के लिए काफी कोशिश की है। लेडी से कहती है कि तुम्हारी माँ हमें नहीं मिली। सरू से कहता है कि मेरी माँ यहाँ से काफी दूर रहती है और मेरा भाई गुड्डू भी वहाँ रहता है। सरू उससे कहता है कि मेरा भाई बहुत काम करता है और मैं अपने भाई के अलावा कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे उनसे मिला दे। मिसेस सूद उससे कहते हैं कि बेटा तुम फिक्र नहीं करो, हम तुम्हारे भाई को ढूंढ लेंगे। मिसेस सूद उससे कहते हैं तब तक बेटा तुम अच्छी जगह रहो, अगर तुम यहाँ से बाहर रहोगे तो बाहर के लोग तुमसे भीख मंगवाएंगे। सरू समझ जाता है कि ये मिसेस सूद मतलब सच बोल रही है और वो सरू की मदद करना चाहती है, तो सरू उसकी बात मान लेता है। इसके बाद मिसेस सूद उसे अपने घर ले जाती है। अब सरू की जैसे वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो मिसेस सूद के साथ रहते हैं। अब उन बच्चों के साथ सरू 1-2 दिन में काफी घुल मिल जाता है और वहाँ पर काफी कुछ सीख भी जाता है। कुछ हफ्तों के बाद मिसेस सूद उनसे कहते हैं कि बेटा तुम्हारे भाई और माँ का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। मिसेस सूद सरू से कहता है कि बेटा अब तुम अच्छे से पढ़ाई करो और खुद उन्हें फिर ढूंढो। वहाँ पर सरू मिसेस सूद की बात मान लेता है। मिसेस सूद उनसे कहते हैं कि बेटा ऑस्ट्रेलिया की फैमिली तुम्हें गोद लेना चाहता है, क्या तुम उनके साथ जाना चाहोगे? वो तुम्हें अच्छे से पढ़ाएंगे और बिल्कुल तुम्हारे माता पिता की तरह होंगे और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। और बेटा तुम्हें उनसे कोई खतरा नहीं है, वो अच्छे लोग हैं, क्या तुम तैयार हो उनके साथ जाने के लिए? सरू मिसेस सूद पर काफ़ी भरोसा करता है, मतलब बहुत ज़्यादा भरोसा करता है, तो वो बात मान लेता है। अब सरू के पास बात मान लेने के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। फाइनली वो ऑस्ट्रेलियन कपल वहाँ आ जाता है। उसके बाद सरू उनके साथ ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। वो दोनों सरू का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। शुरू में सरू को इंग्लिश समझ नहीं आती,
इंग्लिश तो दूर की बात है, उसे पढ़ाई का कुछ पता नहीं है। लेकिन ये कपल, जिसमें लेडी का नाम सू और आदमी का नाम जॉन है, वो दोनों सरू की काफ़ी मदद करते हैं। हम आप लोगों को बता दें, इस फैमिली का कोई बच्चा नहीं है। जब इन्होंने एक एनजीओ के जरिए सरू की तस्वीर देखी थी तो वो लोग इन्हें गोद लेना चाहते थे। वो सोचते थे कि बच्चे की ज़िंदगी को हम लोग यूं ख़राब होने नहीं दे सकते, इसीलिए इन्होंने सरू को गोद लिया था। वक्त के साथ साथ अब सरू काफ़ी कुछ सीख चुका था। सू एक दिन सरू से कहता है कि बेटा, तुम अभी मुझे कुछ नहीं बता सकते, लेकिन एक दिन आएगा तुम अपने बारे में मुझे काफ़ी कुछ बताओगे, और उस वक्त मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाऊंगी। इसी के साथ वक्त गुजरता रहता है। अब सू और जॉन एक और बच्चे को भी गोद लेते हैं। सरू भी इस बच्चे के साथ घुल मिल जाता है और अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है। नए गोद लिए बच्चे का नाम होता है मंतोष। मंतोष को बचपन में इतनी याद नहीं दी गई है कि वो मेंटली डिसेबल होता है, मतलब मेंटली वो कमज़ोर होता है। इसलिए वो काफ़ी बार अपने आप को मारने की कोशिश करता है और कई बार काबू से भी बाहर होता है। लेकिन सू और जॉन उसे संभाल लेते हैं। वो फैमिली बहुत अच्छी होती है। वो मंतोष की ज़िंदगी को भी अच्छा करना चाहते हैं। मंतोष की ये हालत देखकर सू अकेले में जाकर काफ़ी रोती है। तभी सरू वहाँ आकर उसे गले से लगा लेता है और पहली बार सरू उसे माँ कहकर पुकारता है, जिसे सुनकर सू अपनी सारी परेशानियाँ भूल जाती है। दोस्तों, अब मुझे ये नहीं पता कि ये कपल इस काम को भी कैसे कर रहा है, मतलब इस दुनिया में इस तरह के भी लोग हैं। ये कपल पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर रहा है। खैर, अब वक्त बीतता है और अब 20 साल गुजर चुके हैं। अब सरू बड़ा हो जाता है और साथ में मंतोष भी। मंतोष को अब सभी मैक के नाम से पुकारते हैं। अब पेरेंट्स को अपने सरू पर काफ़ी प्राउड फील होता है, जो कि होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए अभी मेलबर्न जा रहा होता है। वही हम ये देखते हैं कि दोनों भाइयों के बीच कुछ खास नहीं बनती। दरअसल मैक बड़े होने के साथ साथ अपनी फैमिली के लिए सिर्फ मुसीबत ही लाता था। जॉन और सू के सपोर्ट की वजह से वो अपने मेंटल इलनेस से तो निकल जाता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में नशा अपनी जगह बरकरार रखता है। इसी वजह से काफ़ी बार सू को उसके बिल्स भी भरने पड़ते हैं। ये देखकर सरू को काफ़ी बुरा लगता है कि मैक की वजह से माँ को काफ़ी परेशानियाँ देखनी पड़ती है। ये देखकर उसे गुड्डू याद आता है और सोचता था कि गुड्डू उसकी बदमाशियाँ देखकर उसे समझाता था, और यही बात वो मैक के लिए भी करता है और इसी तरह मैक के साथ बिहेव करता है, उसे समझाता रहता है। वो मैक से कहता है कि माँ को तुम्हारी चीज़ों से दिक्कत है, इसलिए मैक तुम खुद को बदल लो। खैर, अब पढ़ने के लिए सरू मेलबर्न जाता है। अब ये समय होता है 2008 का। वो इंट्रोडक्शन देते हुए सभी को बता देता है कि वो इंडिया से है और वो कोलकाता का रहने वाला है। इसके बाद सभी दोस्त मिलकर हाउस पार्टी करते हैं। अब सरू के साथ वहाँ पर इंडियन दोस्त भी होते हैं और वहाँ पार्टी में जलेबी भी लाए होते हैं। सरू जलेबियों को देखकर उसे अपनी भाई की याद आता है कि किस तरह उसके भाई ने उसे जलेबी खिलाने का वादा किया था। वो जलेबी को उठाकर खाता है और तभी उसके मुंह से निकलता है, थैंक यू ब्रदर। इतनी देर में दूसरे दोस्त उसके पास आते हैं, उसे इमोशनल देखकर उससे पूछते हैं। वो अपने दोस्तों को बताता है कि वो असल में कोलकाता से नहीं, असल में वो एक खोया हुआ बच्चा है जिसे ऑस्ट्रेलिया की एक फैमिली ने गोद लिया था। इसके बाद वो बताता है कि उसे सिर्फ गणेश तलाई याद है और कुछ नहीं। सरू कहता है कि मुझे इतना पता है, मैं ट्रेन में सो गया था, उसके बाद मैंने अपनी फैमिली को कभी नहीं देखा और उसके बाद मैं 2 दिन बाद कोलकाता में उठा। सरू की बातें सुनकर वहाँ पर एक दोस्त उससे कहता है कि अगर हम कोलकाता से निकली हुई ट्रेन और इसकी स्पीड और टाइम को देखें तो शायद तुम्हारे गांव का पता चला सके, तो हमें एक रेडियस मिल सकती है जो 2 दिन का हो, शायद हम तुम्हारे गांव तक पहुंच सके। तभी वहाँ पर एक दोस्त सरू को गूगल अर्थ के बारे में भी बता देता है कि इंटरनेट पर हम गूगल अर्थ के जरिए काफी चीजें ढूंढ सकते हैं, तुम चाहो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो और अपने गाँव को ढूंढ सकते हो। इसके बाद एक दोस्त कहता है कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की क्या? सरू कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, मेरे पिता नहीं थे और मेरी माँ को पढ़ना लिखना नहीं आता था। अभी भी इंडिया में ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते, हो सकता है मेरी माँ को आज भी अपने शहर का नाम पता न हो। सरू के दोस्त सरू की बातें सुनकर उसे हौसला देते हैं। वो सरू से कहते हैं कि सब कुछ ठीक होगा। इसके बाद सरू उनसे कहते हैं आज के बाद इस टॉपिक पर बात नहीं होगी। इसके बाद सरू लूसी के साथ पार्टी से निकल जाता है। सरू और लूसी एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। सोते वक्त अचानक से सरू उठ जाता है और ये सोच में लगता है कि क्या पता उसका भाई गुड्डू और उसकी माँ उसे अभी तक ढूंढ रहे हो। इसके बाद वो अपने लैपटॉप पर गूगल अर्थ को ओपन करता है। इसके बाद वो ट्रेन की स्पीड और टाइम की वजह से एक रेडियस निकालता है और कुछ कैलकुलेट करने लगता है। जब वो एक रेडियस निकालता है तो समझ जाता है कि आधा इंडिया उसके रेडियस में है, यानी उसे आधे भारत में अपने गांव को ढूंढना है। अब उसकी ये मेहनत काम नहीं करती, वो निराश होकर लैपटॉप बंद कर देता है। अब धीरे धीरे 3 साल बीत जाते हैं। लूसी और सरू अब एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसी के साथ साथ सरू भी अपने परिवार को ढूंढने लगता है। लूसी के साथ टाइम स्पेंड करने के साथ साथ उसे अपने भाई गुड्डू की भी याद आती रहती है, जो उसे अपने छोटे भाई की तरह नहीं बल्कि एक बच्चे की तरह रखता था।
सरू सोचता है कि मैं कितना सेल्फिश हूँ जो अपनी ज़िंदगी के साथ खुश हूँ। हो सकता है मेरे भाई वहाँ पर मुझे ढूंढ रहे हो। ये सोचकर सरू फिर से अपने फैमिली की तलाश करने की ठान लेता है। इसी दौरान सरू काफ़ी अकेला रह जाता है। वो लूसी को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता। सरू लूसी से कहता है कि जब तक मैं अपने भाई बहन और अपनी माँ को ना ढूंढ पाऊँ मैं उस वक्त तक सही नहीं रहूँगा। मेरी यही हालत रहेगी क्योंकि हर रात मुझे अपने भाई की आवाज़ अपने कानों में सुनाई देता है। इसलिए प्लीज़ मुझे अपनी तलाश पूरा करने दो। अब सरू और लूसी अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं। अब सरू और लूसी 3 महीने के बाद एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। सब कुछ भुलाकर सरू और लूसी दोबारा से एक हो जाते हैं। लूसी सरू से वादा करती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा चाहे जो भी हो जाए, लेकिन इस बीच तुम्हें वो माँ को भी नहीं भूलना चाहिए जो तुम्हें यहाँ तक ले आया है। यहाँ पर सरू को पता चलता है कि सू यानी उसकी ऑस्ट्रेलियन माँ की तबीयत सही नहीं है। सरू को अब अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी माँ के पास चला जाता है। सरू वहाँ जाता है और अपनी माँ से माफ़ी मांग लेता है और कहता है कि माँ, मैं और मैग आपकी काबिल नहीं है। हम दोनों ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। सरू सू से कहते हैं कि माँ, आपको काफ़ी परेशानी होगी और काफ़ी दुख होगा जब डॉक्टर ने आपसे कहा होगा कि आप माँ नहीं बन सकते, लेकिन आप आज हम दोनों को दूर देखते होंगे तो आपको काफ़ी दुख महसूस होगा। तभी वहाँ पर सू कहती है कि मेरे बेटे, तुम बहुत बोले हो। तुमसे किसने कहा मैं कभी माँ नहीं बन सकती? ये मेरा और जॉन का फैसला था कि हम कभी अपने बच्चों को जन्म नहीं देंगे, बल्कि हम ऐसे बच्चों की परवरिश करेंगे जिन्हें हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। ये सुनकर तो सरू के होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाता है कि सू ने उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, लेकिन उसने सू को समझने में गलती कर दिया था। उसने उसके लिए वो सब कुछ कहा जो सगी माँ अपने बच्चों के लिए करता है। इसके बाद सू कहती है कि मैं जब छोटी थी तो मेरे पिता बहुत ज़्यादा शराब पिया करते थे और मेरी माँ को बहुत ज़्यादा मारते थे। उसके बाद मेरी माँ मर गई, लेकिन मेरे डैड ने उसके बाद भी कभी शराब नहीं छोड़ी। मेरे डैड मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मारते थे। इसके बाद मैं बड़ी हो गई। एक दिन खेत में मुझे एक ब्राउन लड़का दिखाई दिया। वो ब्राउन लड़का अचानक मेरे पास आकर खड़ा हो गया और उस दिन के बाद से मेरी ज़िंदगी बदल गई। हमारा सब कुछ ठीक हो गया, मेरे पिता भी ठीक हो गए, उसने शराब छोड़ी। उसके बाद मुझे पता चल गया कि मैं ऐसे ही बच्चे की देखभाल करूंगी। वो वैसा हो जब मैंने उस बच्चे को देखा था। मैं ऐसे बच्चे की देखभाल करूंगा जो उसकी तरह का हो। मेरे बेटे, मैंने जब तुम्हारी तस्वीर देखी तुम मुझे बहुत पसंद आए। मैंने ठान लिया मैं तुम्हारी ही मदद करूंगा, तुम्हें ही पालूंगा। इसीलिए मैंने तुम्हें और तुम्हारे भाई को अपनी जान से भी ज्यादा चाहा। एक माँ होने के नाते मैं तुमसे सिर्फ तुम्हारा वक्त ही मांगता हूँ कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ऐसे बेटी की जिसने मुझे पहली बार रोते देखा और गले से लगा लिया। ये सुनकर सरू को भी एहसास होता है कि अनजाने में उसने अपनी माँ को काफ़ी दुख दिया है और काफ़ी परेशान भी किया है। इसलिए वो अपने माँ से माफ़ी मांगता है और अपने मन की काफ़ी बातें उनसे शेयर करता है। उसी दौरान सरू से कहती है कि तुम्हें याद नहीं होगा, लेकिन बचपन में मैं तुमसे कहा था कि एक दिन होगा तुम अपनी सारी बातें मुझे बताओगी और मुझे माँ कहोगी, और उस वक्त मैं तुम्हारे साथ खड़ी होंगी। मैं भी तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम अपने परिवार को ढूंढो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। उसके बाद तुम जो भी फैसला लोगे मैं तुम्हारे फैसले की एहतराम करूँगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सरू लैपटॉप निकालता है और पूरी शिद्दत से अपने गाँव को ढूंढने लगता है। सरू को ये पहले लगता था कि जब सू को ये बात पहुँचेगी तो उसे बुरा लगेगी, लेकिन अब सरू को पता है कि उसकी माँ उसकी मदद करना चाहती है, तो वो पूरे शिद्दत से अपने काम में लगता है और अपने गाँव को ढूंढने लगता है। फाइनली सरू को एक जगह मिलता है जहाँ पर उसकी माँ खदान में काम किया करती थी। इसके बाद वो धीरे धीरे स्टेशन से पानी की टंकी, वहाँ से गांव का रास्ता, सब कुछ याद करते हुए इस जगह पहुँच जाता है। अब वो गूगल मैप से देख रहा होता है। उसके बाद वो अपने गांव के ऊपर पहुँच जाता है, मतलब वो गणेश तलाई तक पहुँच जाता है गूगल अर्थ के जरिए। वो ये देखकर काफ़ी खुश होता है। वो सबसे पहले ये बात अपनी माँ को बताता है। ये सुनकर सू भी काफ़ी खुश हो जाती है, जिसके बाद ये बात लूसी को भी पता चलती है। लूसी भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और सरू को गले से लगाती है। वो सभी सरू को कहते हैं कि इंडिया जाकर अपनी फैमिली को ढूंढो। इसी तरह फाइनली सरू खंडवा पहुंच जाता है और वहां से अपने गांव गणेश तलाई भी पहुंच जाता है। धीरे धीरे अपने बचपन की यादों के सहारे अपने गाँव पहुँच जाता है और धीरे धीरे अपनी यादों के जरिए अपने घर तक पहुँच जाता है। लेकिन वहाँ जाकर देखता है कि घर में कोई नहीं है। वो आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन आसपास के लोग उसकी भाषा नहीं समझते। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो इंग्लिश बोल और समझ सकता है। सरू उसको अपने बारे में सब कुछ बता देता है और उससे कहता है कि मैं पहले यहाँ रहा करता था। आप जानते हैं यहाँ पर जो लोग पहले रहते थे वो कहाँ है अब? ये बातें सुनकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और वापस आ जाता है और सरू को इशारा करता है कि यहाँ आ जाओ। सरू अब उस दिशा में आगे जाता है। दोस्तों, अभी जो सीन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये सुनकर और ये देखकर आप लोगों के आंखों के आंसू नहीं रुक पाएंगे। अब सरू को दूर से उसकी बहन और उसकी बूढ़ी माँ नजर आते हैं। सरू अपनी बहन को गले से लगाता है
और उसकी बूढ़ी माँ उसे देखकर समझो पागल हो जाता है। उसकी बूढ़ी माँ अपनी गांव को इसी वजह से कभी छोड़कर नहीं गई है कि शायद एक दिन उसका बेटा सरू आ जाए। अब सारे गांव वाले भगवान के इस चमत्कार को देखकर काफी हैरान रह जाते हैं कि आखिर एक छोटा सा बच्चा गुम होकर वापस कैसे आ गया है और एक बड़े देश जाने के बाद अपने परिवार को ढूंढने के लिए कैसे आ गया। अब सरू के लिए एक चीज बाकी था, उसका बड़ा भाई गुड्डू। वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ भाई कहाँ है, माँ मेरा भाई गुड्डू कहाँ है। तभी सरू को पता चलता है कि जिस रात वो अपने भाई से अलग हो गया था, मतलब अपने भाई से बिछड़ गया था, उसी रात ट्रेन एक्सीडेंट में गुड्डू भी मर गए थे। ये सुनकर मानो सरू का दिल टूट जाता है और वो बहुत ज्यादा उदास होता है। वो अपनी माँ को पकड़कर बहुत ज्यादा रोता है क्योंकि पिता जैसे इस भाई को अपने सपनों में इतने सालों से वो देख रहा था, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तभी उसे एहसास होता है कि उसका भाई उसे सपनों में इसीलिए नजर आता था क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है। शायद उसका भाई ये चाहता था कि वो माँ और शकीला से दोबारा मिले। अपने परिवार से मिलने के बाद सरू अपने माता पिता जॉन और सू को फोन करके कहता है कि मैं अपने परिवार से मिल चुका हूँ। सरू सू और जॉन से कहता है कि मैंने अपनी बूढ़ी माँ से कह दिया है कि मैं जहाँ भी था मुझे एक फैमिली मिली थी, आज तक उनका मैं एहसानमंद हूँ। ये सुनकर सू और जॉन काफ़ी खुश हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सरू ट्रेन के ट्रैक्स पर चल रहा होता है जहाँ वो उसके भाई गुड्डू के साथ जाया करता था। तभी वो सोचता है कि उसका भाई एक लायन था, जो कि मूवी का नाम भी है। उसके बाद मूवी के लास्ट में हमें असली शेरू को दिखाया जाता है जो अपनी ऑस्ट्रेलियाई मदर के साथ अपने रियल माँ से मिलने आता है। उसके बाद हमें इनके मिलने की खबर दुनिया भर के अखबारों में मिलती है। दोस्तों, ये कहानी बिल्कुल सच्ची है और इसमें कुछ भी बनावटी नहीं है। इसके अलावा इस मूवी के लिए मेरे पास और कोई शब्द नहीं है। इसकी रेटिंग्स और इसके इमोशंस आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करोगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करोगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।